ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 41। मैंने आपको बता दिया है कि मैंने इन्हें अपनी मर्ज़ी से जाने दिया है। वो कहाँ गया मुझे खुद पता नहीं। तुम्हारे ना बताने से हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये हमारे लिए बड़ा नाजुक मामला है। सिद्दीकी साहब बड़े खपती शख्स का नाम है। उसने एक बार ना कह दी तो फिर कोई ताकत उसे हाँ में तब्दील नहीं कर सकेगी। हम बड़ी मुश्किल से उसे अपने रास्ते पर लाए हैं। सिराज के साथ सिद्दीकी की कमिटमेंट हो गई है। अगर वो लड़की कंवल इब्रार सिद्दीकी से शादी पर रजामंद हो जाती है तो वो भी हमारी बात मान लेगा और वो बहुत हद तक राज़ी भी हो चुकी थी। तुम लोगों ने बीच कूद कर सारा मामला अपसेट कर दिया। इमरान बोला, मैडम आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस लड़की को किस तरह रजामंद किया जा रहा था। खैर आप ये बातें छोड़ें, आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, वो ऐसी क्या ख़ास शय है जिसको सिद्दीकी से हासिल करने के लिए आप इस कदर हाथ पाँव मार रही हैं। आपके पास एक से बढ़कर एक नादिर शय मौजूद है, फिर किसी एक शय की खातिर इतनी ज़्यादा बेकरारी क्यों? तुम ये नहीं समझ सकते और ना ही समझा सकती। हाँ, कोई मेरा हमज़ौक़ हो तो और बात है। ये ख़ास किस्म की अर्ज होती है, एक ऐसी प्यास जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इसकी बदामी आंखों में वाकई एक अजीब सी तरह की प्यास उमड़ आई थी। वो जैसे तस्वर में से नादिर पीस ऑफ आर्ट को देख रही थी जो उसके कारोबारी रकीब इब्रार सिद्दीकी के पास था और जिसको पाने के लिए वो महब आब की तरह तड़प रही थी। क्या वो गंधार आर्ट का कोई नमूना है? तुम यही समझ लो, मैडम ने मुख्तसर जवाब दिया। इमरान ने बेतकल्फ़ी से टांगें फैलाई और सोफे की पिच से टेक लगा ली। मैडम सफूरा खिड़की की दूसरी तरफ थी और इमरान को घूर रही थी। इस बेबसी की हालत में भी इमरान का इत्मीनान और बेपनाह इत्मीनान उसे उलझन में मुब्तला कर रहा था। वो समझ गई कि उसका पाला किसी मामूली शख्स से नहीं पड़ा और यही वजह थी कि वह अब सख्ती की बजाय नरमी और हिकमत अमली से काम लेना चाह रही थी। इसकी मर्दम शनासी की ख़ास सलाहियतें नज़र आती थी। इमरान पर सोच लहजे में बोला, मैडम आप मुझे ये बताएं कि आपको कादरी और उसकी बहन की ज़रूरत है या इस पीस ऑफ आर्ट की? ज़ाहिर है मुझे इस पीस ऑफ आर्ट की ज़रूरत है, लेकिन मैं सिद्दीकी से भी अपना तल्लक ख़राब नहीं करना चाहती। अगर मैं कहूँ कि सिद्दीकी से आपका तल्लक ख़राब नहीं होगा और वो पीस ऑफ आर्ट भी आपको मिल जाएगा तो फिर तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है, जादू का डंडा है और इंशाल्लाह आप खुद भी डंडे की मुतरफ हो जाएगी। मैडम गुस्ताखी माफ़, मैंने देख लिया है आपके पास बंदे ज़रूर हैं और वो बासलाहियत भी हैं, लेकिन इनका कैलिपर इतना नहीं है कि वो आपके लिए कोई बड़ा काम कर सके। सेठ सिराज और आरफ खान जैसे लोग बस गुजारा कर सकते हैं, कोई चमत्कार नहीं दिखा सकते। मैं एक मस्कीन बंदा हूँ, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, आपके इन किराए के टटुओं से बहुत बेहतर हूँ। इसके अलावा मार दाड़ भी मेरे और मेरे साथियों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी एक छोटी सी झलक मैडम नादिया देख चुकी है। उसका हैंड गार्ड शेरा मेरे हाथों जिस तरह नॉक आउट हुआ वो अच्छी तरह जानती है। अच्छा, तो इस वाक़े की वजह से तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन शेरे का कहना है तो ये है कि जो कुछ हुआ था इत्तफाकन, वरना वो तुम जैसे 2-3 बंदों का यक वक्त परथा बना सकता है। और सच पूछो तो मेरा ख्याल भी यही है कि इस रोज़ इत्तफाकन ही जैसा सब कुछ हुआ था। हाथ को कंगन को आरसी क्या, मैं अब भी बल्कि इसी वक्त इससे 2-4 हाथ करने को तैयार हूँ। आप लोग थोड़ी सी तफरीक भी हो जाएगी। मैडम के तासरात से दाउदा हुआ कि वो इस मामले में दिलचस्पी ले रही। जैसे भरोसा नहीं हो रहा था कि इमरान जैसा आम कद काट का शख्स शेरे जैसे नहायत खतरनाक और पहलवान नमा फाइटर को सिर्फ 2-3 सेकंड में ज़मीन चटवा सकता है। हकीकत यही है कि अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था। इमरान का कद मुश्किल 6 फुट था, शाने चौड़े लेकिन जिस्म छरेरा था। ख़ास तौर से उसे अपनी सूरत के एतबार से तो बिल्कुल ही भी खुरखत और मार दाड़ वाला शख्स नज़र नहीं आता था। उसके चेहरे पर एक शौक सी मासूमियत छाई रहती थी। मैडम ने खिड़की के पास आकर इमरान को बगौर देखा और बोली, तजवीज़ तो तुम्हारी ठीक है,
لیکن اگر اس کھیل میں تم دونوں میں سے کسی کی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ اگر آپ چاہتی ہیں تو ہڈی پسلی بھی نہیں ٹوٹے گی اور آپ کا پہلوان چت بھی ہو جائے گا۔ خود پر اتنا بھروسہ تو اللہ پر ہے، میرا کام کوشش کرنا ہے۔ اس دوران میں میڈم کی نظر کا زاویہ تبدیل ہوا۔ غالباً اس کا دھیان عمران کے زخمی ہاتھ کی طرف چلا گیا۔ وہ بولی، لیکن تمہارا تو ہاتھ زخمی ہے، کیا اس طرح لڑنا پسند کرو گے؟ میرے دونوں ہاتھ زخمی ہوتے تو بھی میں پسند کرتا، وہ اطمینان سے بولا۔ سوچ لیا۔ میڈم صفورہ کی آنکھوں میں دلچسپی بڑھ گئی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ اس نے موبائل فون نکالا اور ایک نمبر پریس کرنے کے بعد بولی، شیرا یہاں آؤ میرے پاس۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میں بھی جان گیا کہ اب یہ ہلچل ہوگی۔ میری دھڑکن بڑھ گئی۔ قریباً 2 منٹ بعد شیرا تہہ خانے میں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ اسے کس لیے بلایا گیا۔ اس کے پیچھے ہی میڈم نادیہ بھی وہاں دم کی۔ اس کے ساتھ ہی 2 باوردی گارڈ بھی تھے۔ گارڈ کی AK-56 رائفلیں خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نادیہ کی شکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بالکل ناقابل اعتبار تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عمران پر کاٹھی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گی، لیکن وعدے کے تھوڑی دیر بعد وہ مجھے کرسی سے باندھنے پر تل گئی تھی۔ 2 گارڈ نے عمران کو کمرے سے باہر نکالا اور اس کے ہاتھ کھول دیے۔ شیرے نے اپنی جیکٹ میں سے تمام اشیاء نکال کر اپنے ساتھی کو پکڑا دی۔ ان میں 1 عدد ماؤزر بھی شامل تھا۔ اس کے بعد اس نے گھڑی اتاری اور وہ بھی اپنے ساتھی کے حوالے کر دی۔ عمران کی تلاشی تو پہلے ہی کئی بار ہو چکی تھی۔ کوئی ہتھیار استعمال نہیں ہوگا، میڈم صفورہ نے شیرے اور عمران دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ کسی بھی چیز سے کوئی ضرب نہیں لگائی جائے گی، اس نے آخر میں اضافہ کیا۔ احتیاط کے طور پر میڈم نے وہاں سے ہر شے ہٹوا دی جسے ضرب لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ سب کے چہرے پر سنسنی تھی۔ میرا خیال تھا شاید شیرا عمران کے زخمی ہاتھ کو دیکھے گا اور اس حوالے سے کوئی بات کرے گا، لیکن وہ یہ اخلاقی جرات نہیں کر سکا اور ایک طرح سے وہ یوں اس کو خود کو اخلاقی طور پر کمزور ثابت کیا۔ باکسنگ گلوز وغیرہ پہن کر لڑنا اور بات ہوتی ہے، جب 2 مشتعل افراد خالی مکوں سے لڑتے ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ چہرے پر گہرے زخم آئیں۔ میں نے تصور کی نگاہ سے عمران کے زخمی چہرے کو مزید زخمی دیکھا اور میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ یہ دو بدو لڑائی کسی طرح ٹل جائے۔ بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ بیسمنٹ کے خالی حصے سے فائٹنگ رنگ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ عمران اور شیرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ شیرے کی آنکھوں میں نفرت کی بجلیاں کند رہی تھی۔ یقیناً وہ اس رات والی عظمیت کا پورا بدلہ عمران سے لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف عمران کو بھی ایک مناسب موقع ملا تھا کہ اسے لا کر باندھا گیا تھا اور شیرے نے اس کے ساتھ مکالات کی تھی۔ اب اس مکالات کا جواب دیا جا سکتا تھا۔ پہلا وار شیرے نے کیا۔ اس نے عمران پر مکہ چلایا۔ یہ مکہ عمران کی ٹھوڑی کو چھوتا ہوا گیا۔ شیرے کا دوسرا مکہ بھی اٹھتا ہوا سا پڑا، تاہم وہ اتنے جوش سے آگے آیا تھا کہ عمران اسے سنبھالتے لڑکھڑا گیا اور گر پڑا۔ شیرا اس کے اوپر گرا اور مکے برسانے لگا۔ عمران نے اپنا چہرہ دونوں بازوؤں میں چھپا لیا۔ وہ اس کی پسلیوں کو نشانہ بنانے لگا۔ عمران نے بھی 1-2 ضربیں اس کے چہرے پر لگائیں۔ میڈم صفورہ کے حکم پر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک بار پھر ایک دوسرے پر چپٹے۔ اس بار شیرے کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو کچھ عرصہ پہلے میڈم نادیہ کی رہائش گاہ پر ہوا تھا۔ وہ عالم جوش میں پچھلا سبق بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ عمران کے سر کی خوفناک ٹکر کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ مجھے تو یہی لگا جیسے یہ اس پہلے سین کا ری پلے ہے۔ عمران کے سر کی دھواں دار ضرب شیرے کے ماتھے پر لگی۔ ناریل چٹکنے کی سی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتا، اس کے کھوپڑے کو عمران کے سر کی دوسری ضرب سہنا پڑی اور اس ضرب نے اسے کئی فٹ دور پیچھے اچھالا اور میڈم صفورہ کے قدموں میں جا گرا۔ اس کی ناک سے خون کی دھار بہہ نکلی تھی۔ اس نے پوری ہمت جمع کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تیورائے ہوئے باکسر کی طرح ڈگمگا کر گھٹنوں کے اوپر گر گیا۔ سٹاپ میڈم صفورہ چلائی۔ 2 گارڈ عمران اور شیرے کے بیچ آ گئے۔ توہین اور تکلیف کے شدید اثر کے تحت شیرا اٹھا اور عمران کی طرف بڑھنا چاہا، تاہم میڈم صفورہ نے باقاعدہ اس کے سامنے آ کر اسے روک دیا۔ یہ لڑائی بمشکل 2-3 منٹ جاری رہ سکی تھی۔ شاید حاضرین میں سے کسی کو بھی ایسے تیز رفتار اختتام کی توقع نہیں تھی۔ شیرا رک گیا مگر بددستور احتجاج کرتا رہا۔ اس کے احتجاج میں کوئی جان نہیں تھی
वहाँ मौजूद हर फर्द ने देख लिया था कि मैडम सफूरा ने अक्लमंदी का सबूत देखकर शेरे को बचा लिया है। वो एक बार फिर इमरान के सामने आता तो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेता। शेरे के अलावा शेरे के 2-3 करीबी साथी भी इमरान को खूनख्वार नज़रों से घूर रहे थे। ताहम इनकी नज़रों में खौफ की झलक भी थी। मैं कोई मार्शल आर्ट का माहिर नहीं था, इसकी बारीकियों पर बहुत ज़्यादा गौर कर सकता। ताहम मैंने काफ़ी अरसे तक जूडो कराटे की क्लासें ली थी। मैं दूबदू लड़ाई के बुनियादी असूल जानता था। मैंने बेहतरीन लड़ाकों को रिंग में लड़ते हुए भी देखा था। मैंने इमरान के अंदाज में जो हैरान कुन चपड़ देखी वो पहले कभी नहीं देखी थी। लड़ाई में इसका सबसे ख़तरनाक हथियार उसके सर की ज़रब थी। ये वार इस कदर अचानक और इतने भरपूर तरीके से करता था कि मद्दे मुकाबल पुनकचा रह जाता। ये वार करते हुए सर से लेकर पाँव तक की उंगलियों तक इमरान का एक जिस्म ऐसा जाविया अख्तियार कर जाता जिससे बेपनाह तवानाई पैदा होती थी। इस तवानाई को पैदा करने में उसके पाँव की उंगलियां शायद सबसे अहम किरदार अदा करती थी। फिर ये तवानाई एक शरीद लहर की तरह उसके सर तक जाती थी और एक खौफनाक ज़रब की शक्ल में अख्तियार कर जाती थी। तहखाने में सब हक्का बक्का थे। जिस्मानी लिहाज से इमरान और शेरे का मुकाबला घोड़े और हाथी का मुकाबला था। अधखुली खिड़की में से इकबाल ने भी इस तेज रफ्तार मुकाबले को देखा था और अंदर से ही गालबंद तालियां भी बजाई थी। मैडम सफूरा के इशारे पर शेरे को बाहर जाना पड़ा। इस मुकाबले के बाद नादिया का मुंह भी बंद हो गया था। वो गुमसुम खड़ी थी। मैडम सफूरा ने अपने गार्ड को इशारा किया। उन्होंने इमरान को वापस कमरे में चलने को कहा। इमरान मैडम सफूरा से मुखातब होकर बोला, अगर आपकी तफरी अधूरी रही है तो मैं मज़ीद तफरी मुहैया करने के लिए तैयार हूँ। मेरा तो काम ही यही है। अगर शेरा साहब के 1-2 साथी इकट्ठे मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। इस बारे में फिर बात करेंगे। मैडम सफूरा स्पाट लहजे बोली, अभी तुम कमरे में जाओ। मैंने शुक्र किया कि इमरान कमरे में वापस आ गया, वरना एक मौके पर तो मेरे दिल में अंदेशा पैदा हुआ था कि कहीं वो किसी बड़े एडवेंचर की कोशिश न करे। इसके इर्द गिर्द राइफल बरदार गार्ड मौजूद थे और वो इनमें से किसी पर झपटने का सोच सकता था या फिर ऐसी ही कोई हरकत कमरे में वापस आने से पहले इमरान को फिर हैंडकफ पहना देगी। कुछ ही देर बाद हमारे इर्द गिर्द सुकून हो गया। बस तहखाना के दरवाजे पर 2 बवर्दी गार्ड खड़े रहे। हम अपने रावी रोड वाले घर से शाम 7 बजे के करीब निकले थे। अब रात के 11 बज चुके थे। हमने खाना नहीं खाया था और जिन हालात से गुजर रहे थे उसके नतीजे में भूख भी महसूस नहीं हो रही थी। बहरतौर थोड़ी देर बाद खाने की खुशबू महसूस हुई। एक जवान साल मुलाजमा ट्राली धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। चिकन बिरयानी, कौरमा फ्राई, फ़िश और नान वगैरह बहुत से लवाजमात ट्राली में मौजूद थे। इसमें से कुछ खाना इकबाल के कमरे में पहुंचा दिया गया, बाकी हमारे कमरे में आ गया। मैडम ने जाते जाते हम पर वाज़ेह कर दिया था इकबाल अभी दूसरे कमरे में ही रहेगा। उसने हमसे ये भी कहा था कि फ़िलहाल हम इससे बातचीत की कोशिश ना करें वरना गार्ड को मुदाखलत करना पड़ेगी। खाओ यार, इमरान ने बाएं हाथ से एक बड़ा लुक़्मा लेते हुए कहा। नहीं, भूख नहीं है, मेरा लहजा आरज़ूदा था। इमरान ने भी हाथ रोक लिया। क्यों भूख नहीं है? इमरान, मैं इस वक्त से डरता हूँ जब हम इस मामले में बुरी तरह फंस चुके हैं और अगर सिर्फ हमारी ही बात होती तो खैर थी, मगर अब मेरे घर वाले भी जद में आ रहे हैं। तुमने अपने बारे में छोटी मैडम को कुछ बताया? सब कुछ बताया। क्या ज़रूरत थी? ना बताता तो चंद घंटे में खुद ही उसे मालूम हो जाता। वो मेरे सामने फ़ोन पर सेठ सिराज से बात कर रही थी। सेठ ने सुबह 10 बजे आने का कहा है। इमरान के होंठ सिकुड़ गए। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर मिनरल वाटर के चंद घूंट लेकर बोला, परेशानी की बात नहीं यार, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। मुझे लगता है ये बड़ी मैडम मेरे हाथ पर बैत होने वाली है। क्या मतलब? यार, मुरीदनी बनने वाली है। अपनी जो कुछ कहेंगे मानेगी, ना मानेगी तो मक्खी बनाकर दीवार से चिपका देंगे। हर वक्त पहलियों में बात ना किया करो। मैंने मुंह बनाया। वो संजीदा होते हुए बोला, अगर तुम छोटी मैडम को अपनी स्वान हयात ना सुनाई होती तो ज़्यादा आसानी होती। हम बड़ी मैडम से कह देते कि वो तुम्हें सेठ सिराज के सामने आने में ही ना दे, लेकिन अब इससे का फ़ायदा नहीं। अब दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। मैडम से कहना पड़ेगा कि वो तुम्हारे घर वालों की हिफाजत का इंतज़ाम करे ताकि नादिया या सेठ सिराज वगैरह इन्हें परेशान ना कर सकें। तुम्हारा मतलब है बड़ी मैडम इन्हें पनाह देगी? बिल्कुल बोगस ख्याल है तुम्हारा। ये लोग जिस तरह की पनाह देते हैं वो हम देख ही चुके हैं। कादरे को भी तो इन बड़ी मैडम ने पनाह दी थी ना, फिर क्या इसके साथ किया? क्या तुम्हें कादरे और मुझ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता?
مجھے صرف ایک بات کا پتہ ہے، تم مجھے اس لعنتی معاملے میں پھنساتے چلے جا رہے ہو۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اس سے بہتر تھا تم مجھے مر جانے دیتے، اسی دن قصہ پاک ہو جاتا۔ میری وجہ سے میرے گھر والوں پر آفت تو نہ آتی، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی، بس اپنی شغل میلوں میں لگے رہے ہو۔ تم بس اپنے ہی ڈھنگ سے چلنا جانتے ہو، تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں بنایا ہوا کھانے کے سامنے سے اٹھا اور دوسری دیوار کے ساتھ جا بیٹھا۔ عمران نے ابھی کھانا ایک طرف ہٹایا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ 2 منٹ بعد وہ میرے پاس آ بیٹھا۔ اس نے اپنا زخمی ہاتھ بڑی ملائمت سے میرے ہاتھ پر رکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جو میں دیکھ رہا ہوں تابی وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اگر مجھ پر تھوڑا سا بھی بھروسہ ہے تو اس بات پر یقین رکھو، تمہارے گھر والوں کو کوئی گزند نہیں پہنچے گی، میں تمہیں حلف دیتا ہوں۔